हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने मदर्स एजुकेशन आपके चैनल पे। हम लोग बात कर रहे हैं संडे को जो अभी टेस्ट हुआ है प्री वाला, उसकी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है 76 नंबर। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का हमें एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना है, विपरीत बताना है। क्या कहना चाह रहा है ये देखिए। He removed the disabilities under which the Hindus had been suffering. Repatriated such those who had fled. Fled flee का second form third form होता है। Restoring to them their lands and property and showed his predilection for Hinduism in the varieties of faiths. मतलब उन्होंने उन लोगों को प्रॉपर्टी दी और अपना झुकाव दिखाया किसकी तरफ? हिंदुइज्म की तरफ। यहाँ पे एक वर्ड आया प्रिडिलेक्शन का मतलब होता है झुकाव, पसंद, चाह, झुकाव। इसके लिए आप एक वर्ड लगा सकते हो इंक्लिनेशन। ठीक है, अब आप उसका एंटोनिम पूछ रहे हो तो एंटोनिम में देखिए क्या आना चाहिए। प्रोटीन तो ताकत होती है, पावर होती है। कर्टेल कटौती करना होता है। कर्टेल क्या होता है? कटौती करना, राइट। प्रीडिस्पोजिशन इसका मतलब भी होता है पहले से ही किस चीज को चाहना, पूर्ववर्ती होना, किस चीज के प्रति पहले से ही जानकारी या झुकाव होना। आंसर आपका एक ही बनेगा, वो है डिसलाइक। क्या आंसर बनेगा आपका? आपका आंसर बनेगा डिसलाइक। क्लियर? अब इसी में देखिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि एंटोनिम मांग रहा है, ये झुकाव है, डिसलाइक होता है किसी के प्रति नापसंदगी। प्रोटीन का मतलब होता है इम्यूनिटी या पावर। या सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आपका ये। इंडिया हैज आइडेंटिफाइड ए नोज बेस्ड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 दैट कुड बी ए गेम चेंजर। भारत ने क्या किया है? एक नोज बेस्ड। अब नोज बेस्ड का मतलब क्या होगा देखो, सेंस बेस्ड वैक्सीन होती नहीं है। ओरल, ओरल का मतलब होता है रिलेटेड टू ईयर। ओरल का मतलब क्या होता है? अभी कानों से संबंधित। ओरिस्ट आपके कानों का डॉक्टर होता है ना, तो इसमें आंसर आएगा नेसल वैक्सीन। नेसल होता है जो नाक के थ्रू जाए, तो वैक्सीन किसके द्वारा दी जाएगी? नाक में डाली जाएगी, उससे कोविड खत्म होगा। ठीक है ना, तो आपका ये भी आंसर हो गया है आपके सामने। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, जरा इसको देखते हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है जो इसके अंदर आ रहा है। स्टोरी, एक कहानी, एक पोइम या पिक्चर जो कि क्या है? इंटरप्रेट की जाती है एक हिडन मीनिंग के लिए। ये स्पेशली एक चित्र कथा होती है जिसमें कोई चित्र बनाया जाता है ताकि क्या किया जा सके, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये पता लगाया जा सके। तो देखिए रिजेम्बलेंस तो प्रतिबिंब होता है या एक जैसा दिखना होता है। सिमिली आप जानते हो, एक मिलान होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन किसी के सामने प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें वर्ड आएगा एलेगरी। एलेगोरी क्या होता है? एक चित्र कथा होती है, इसको रूपक कथा भी कहते हैं। इसमें चित्र के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा? सिमिली आता है कंपैरिजन के लिए, ये तुलना के लिए आता है। एज या लाइक इसके अंदर होते हैं। रिजेम्बलेंस होता है एक जैसी शक्ल होना या एक जैसा दिखना। तो आंसर आपके सामने क्या बन रहा है दोस्तों? ये बन रहा है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना। ठीक है, ही वॉज नाइदर एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम वन नॉर एम्बिटर्ड अगेंस्ट द अदर्स। ना तो उसको एस्ट्रेंज किया गया किसी से, ना ही वो एम्बिटर था। देखिए एस्ट्रेंज का मतलब होता है भड़काना। इसके दो मतलब होते हैं, तो दूर करना, सेपरेट भी इसका मीनिंग होता है दोस्तों। ठीक है, और एक इसका मतलब होता है किसी के प्रति कोई चीज इंसाइट करवाना, भड़काना, उग्र करवाना। एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धता। शुद्धता होती है, इसका मतलब इसके लिए आप एक वर्ड लगा सकते हो पर्ज। कैप्रिसियस होता है फिकलिंग, बदलने वाला, जिसका कोई स्टैंड नहीं है, जो बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है ना। अस्थिर, क्या होगा इसके लिए? अस्थिर। असर्टिव होता है दृढ़ किस चीज के प्रति, और एंटागोनाइज होता है किसी को परेशान करने वाला या इंसाइट करने वाला। तो सीधी बात है, आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा बी। क्या आंसर बनेगा आपका? एंटागोनाइज बनेगा। ठीक है, in the following question out of four alternatives select the alternative which is the best substitute of idioms and phrase। हमें idiom या phrase के ऊपर जाना है, कौन सा idiom इसमें आएगा हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो I don't know why she bought that book। मुझे पता नहीं उसने किताब क्यों खरीदी है। she uses it, वो इस किताब को कैसे यूज करती है। as right as rain कोई मतलब नहीं है,
ऑन थिन आइस नो, ऑन द बॉल निश्चित होना, ठीक है, ऑन द बॉल, वंस इन ए ब्लू मैन बहुत कम, रेयरली। और सीधी बात आपका आंसर क्या आएगा, वंस इन ए ब्लू मून। जब उसको किताब पढ़नी ही नहीं है, यूज ही नहीं करनी है, तो उसने किताब क्यों खरीदी है, आप कहना ये चाह रहे। एक सेंट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, ही बुक द टिकट्स फॉर द शो। अब आप कोई टिकट बुक कर रहे हैं किसी शो के लिए, तो आप कैसे बुक करेंगे, इन डिमांड। इन डिमांड तो वो है जो मांग में है, जो ऑन डिमांड होता है, इन डिमांड होता है। इन कॉमन, इन डेप्थ, सीधी सी बात है, इन एडवांस एक बेटर आंसर होगा। ये एक स्पीकिंग फ्रेज पे बन रहा क्वेश्चन है, इन डेप्थ होगा नहीं, इन डेप्थ तो होगा डिटेल में। अब डिटेल में कैसे बुक करोगे आप भाई, डिटेल में तो आप बताओगे, इसलिए ये भी आंसर नहीं बन रहा, तो आंसर क्या बनेगा, इन एडवांस। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives, select the alternative which is the best substitute of idioms and phrase। सबसे बढ़िया idiom phrases का क्या है, let the chips fall wherever they may, चिप्स को गिरने दो जहां वो गिरना चाहते हैं। तो आप चाहो तो इसके मीनिंग में भी एक आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है, वियर ड्रेस दैट डज नॉट मैच, कोई मतलब ही नहीं है। एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली, नहीं। एक्सप्रेस हिज फीलिंग विद द शेप ऑफ हार्ट प्रिंटेड ऑन इट्स स्लीव, स्लीव के ऊपर हार्ट प्रिंट कर रखा है, कोई कोई फालतू की बात है। आंसर आपका बनेगा सी, लेट समथिंग हैपन विदाउट बोथरिंग कॉन्सिक्वेंसेज, कि जो हो रहा होने दो यार, बिजली गिर रही है गिरने दो, जो होना है होने दो, इसको कहते हैं कि अब होगा जो देखा जाएगा, ठीक है ना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, ये जो आप बोलते हो ये इसमें आता है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर आपका क्या आ रहा है, इस बार देखिए काफी इडियोमेटिक फ्रेज के क्वेश्चन आ रहा है, तो इस बार एक बार फिर देखिए, द ट्रेनी वांटेड टू नो द ऑफ कोर्स टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब प्रोस्पेक्टस। जॉब के प्रोस्पेक्टस को समझने के लिए ट्रेनी क्या चाहता था, इसको मैं ढंग से समझ सकूं, ठीक है ना। तो किसको, जो कोर्स था उसका क्या समझना चाह रहा था, बर्ड्स आई व्यू, कॉमन व्यू होता है अभी, एक आपका सामान्य व्यू किस चीज के बारे में, बर्ड्स आई व्यू होता है कि सब लोग कह रहे हैं बुरा है, हाँ बुरा है, अच्छा है, हाँ अच्छा है। क्राइंग नीड, क्राइंग नीड होता है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहिए मींस चाहिए, सीरियसली जरूरत है, जिसको बहुत ही अर्जेंट नीड होती है, बहुत ही अर्जेंट नीड को आप क्या कहते हैं, क्राइंग नीड कहते हैं। टॉल टॉक होता है फेंकना, लंबी लंबी बातें करना, एग्जाग्रेटेड, किसी बात को बड़ा चढ़ा के बताना, टॉल टॉक होता है एग्जाग्रेटेड, ठीक है, बड़ा चढ़ाकर बोली गई बातें। सीधी बात है, इन्स एंड आउट्स होता है कंप्लीट डिटेल, सारी बातें क्या इसमें है क्या इसमें नहीं है, तो सीधी सी बात है, क्या आंसर बनेगा आपका, इन्स एंड आउट बनेगा, राइट, आपका आंसर बनेगा इन्स एंड आउट। अगला क्वेश्चन देखिए 84, क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, 84 कहना चाह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, इसमें इस एरर है, अब इस एरर को हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा, देखो जरा आप एक बार, इफ यू आर अमंग देम हु ड्रीम ऑफ मेकिंग देयर मार्क इन द फील्ड ऑफ स्पेस, यू आर इन लक, अगर तुम उन लोगों में हो जो अपना क्षेत्र, अपनी जगह बनाना चाहते हैं स्पेस के क्षेत्र में, तो आप उन लकी लोगों में से आप लकी हो। अब देखो चीज देखिए, यहाँ पे जब आप सब्जेक्ट लगा रहे हो तो यहाँ दैम ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता है, यहां आपको लगाना पड़ेगा दोज, क्योंकि जब सब्जेक्ट बना रहे हो तो आप इसको पजेसिव केस में बनाएंगे, तो क्या आएगा, दोज। बताइए आंसर क्या आना चाहिए, इफ यू आर अमंग देम, तो कौन से देम की जगह क्या आएगा, दोज, तो ऑप्शन कौन सा होगा, आपका आंसर होगा सी, कौन सा आंसर होगा आपका, और इस देम की जगह क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे, आप उन लोगों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही स्पेलिंग है उसको हमें ढूंढना है, तो ध्यान दीजिए, एविडेंस सही स्पेलिंग है, डिस्कशन सही है, रिजल्ट सही है, गलत स्पेलिंग कौन सी है ये, तो आंसर आपका क्या आएगा, हॉटिली आएगा, हॉटिली में आपको HAUGH करना पड़ता है, ठीक है ना, तो सीधी बात है, आंसर कौन सा आएगा आपका, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप समझिएगा, फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड ब्रस्क, ब्रस्क क्या होता है भाई, असिस्ट होता है, असिस्ट, गंवार, बुरा, अजीब, अजीब व्यवहार,
ठीक है ना। इसके लिए आप साइको भी कह सकते हो, इसके लिए आप और भी काफी सारे वर्ड है, विंग कह सकते हो, सनक भी कह सकते हो, है ना, काफी वर्ड है इसके लिए। अब इसका सिनोनिम क्या बनेगा देखिएगा, वर्बोस होता है बातों को बड़ा चढ़ा के बोलना, ग्रैंडिलोक्विंट एक वर्ड आता है इसके लिए। क्या वर्ड आता है? ग्रैंडिलोक्विंट आता है। तो आप ये कर सकते हो। पोलाइट नहीं होगा, विनम्र होता है, स्वीट अच्छा होता है। आंसर आपका आएगा एब्रप्ट। एब्रप्ट होता है अचानक से चीजें बदल जाती है, अजीब, सडनली। आंसर आपका क्या बनेगा? क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। एक्टिव वॉइस है जिसको हमें किस में चेंज करना है? हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, राइट। पढ़िएगा 1 मिनट के लिए आप इसको, देन वी डिस्कस। पैसिव वॉइस का मेथड हमने आपको पहले बता रखा, क्या करना है। माय फादर इज प्रिपेयरिंग सम इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द प्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाइए सम इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट। इज प्रिपेयरिंग, हमें टेंस देखना है। इज प्रिपेयरिंग है, इसका मतलब इज एम आर प्लस बीइंग प्लस प्रिपेयर्ड आएगा। बीइंग प्लस प्रिपेयर्ड कहां आ रहा है भाई? एक तो यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, गलत। हैज बीन प्रिपेयर्ड, गलत। अब टेंस कौन सा है? इज, मतलब यहां पे वाज आ रहा है तो वाज तो वैसे ही गलत हो गया। तो आपका एक ही ऑप्शन है, आर आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? डॉक्यूमेंट्स है। तो आंसर एक ही बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है। सम इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन बाय माय फादर। समझ गए? जब भी पैसिव वॉइस सोल्व करो तो इस चीज को दिमाग में डाल लो, हमें वर्ब पकड़नी है। क्या पकड़नी है? सिर्फ वर्ब पकड़नी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अंडरलाइन पार्ट है। द अथॉरिटीज आर एश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू, जांच करना, देखेंगे। अश्योरिटीज आर अश्योर्ड, अब आर के साथ अश्योर्ड तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस ऑथोरिटी अश्योर कर सकती है, तो फिर पैसिव कैसे बना रहे हो? ये तो वैसे नहीं बनेगा। हैव बीन अश्योर्ड बन ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब दो बन रहे हैं, हैज अश्योर्ड या हैव अश्योर्ड, तो हैज होगा नहीं क्योंकि अथॉरिटीज प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो आंसर आपका बनेगा डी। क्या आंसर बनेगा आपका? हैव अश्योर्ड बनेगा। इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, rearrange the part of the sentence in correct order to make in a meaningful paragraph। अब आपको इसको पैराजंबल में सोल्व आउट करना है। क्या करना है? हमारे पास ऑप्शन ए, डी और बी से। देखो शुरुआत किससे करें? ए से दो ऑप्शन है, क्या ए से शुरू कर सकते हैं? बट से वाक्य शुरू नहीं होगा। लेकिन भगवान जब मारता है, भगवान जब लोगों का मर्डर करता है, किल करता है, तो लेकिन आ रहा है, इसलिए बट और वेन वाक्य शुरू नहीं कर सकते। तो आपके दो ऑप्शन को मैं यही काट रहा हूं, 1 और 2। अब या तो डी से शुरू होगा। अब डी में आप एक सेंटेंस शुरू कर रहे हो, इज इट ए क्रूअल स्पोर्ट? क्या एक निर्दयी खेल नहीं है क्या? ये इट कौन है भाई? ये इट कौन है? इज इट ए क्रूअल स्पोर्ट? क्या एक निर्दयी खेल है? ये जो गेम है, क्या ये कौन सा गेम है? हमें पता ही नहीं चल रहा। आर इज देयर मेथड टू हिज मैड फरी? या जो ये मेथड है वो उसके गुस्से को शांत करने के लिए है। फ्यूरी होता है भयानक गुस्सा, कोप, भयंकर गुस्से को फ्यूरी कहते हैं। इसके लिए एक और सिमिलर वर्ड आता है, रेथ, WRETH। ये भी खतरनाक गुस्सा होता है, ठीक है ना। इसमें एक और वर्ड आता है एक्सास्परेशन। एक्सास्परेशन होता है खुद पर गुस्सा। अब आप बताओ शुरुआत किससे होगी? डी से भी नहीं होगी। आंसर एक ही बन रहा है, यही आपका ऑप्शन है, पढ़ लीजिए आप। अब देखो हम शुरुआत करेंगे बी से। बी क्या कह रहा है? व्हेन ए मैन किल्स ए फॉलोइंग ही डज सो फॉर मेनी रीजंस। जब एक आदमी किसी को मारता है, किसी भी जीवित प्राणी या जीवित जंतु को मारता है, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। ही डज फॉर मेनी फार रीजंस। ओके, अब बी के बाद आएगा सी, इन कॉन्ट्रास्ट, जबकि इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट उल्टा, एनिमल किल्स फॉर हंगर। एनिमल सिर्फ हंगर की वजह से मारता है। एनिमल अगर किसी को किल कर रहे हैं तो उसके पीछे है हंगर। इसके बाद आपका क्या बन रहा है? ए, बट व्हेन गॉड किल्स, लेकिन जब भगवान अपनी पे आता है तो थ्रू पैंडेमिक्स, कैसे कैसे मारता है? महामारियों से मारता है, पेस्टिलेंस सॉरी, अपरदन से मारता है, कीटाणु से मारता है, अर्थक्वेक्स भूकंप से मारता है, फ्लड से मारता है। यू वंडर, और तुम्हें आश्चर्य होना चाहिए, कैन गॉड बी सो इविल? भगवान इतना बुरा हो सकता है? इज इट ए क्रूअल स्पोर्ट? क्या एक खेल है?
और इज देयर मेथड टू हिज मैड फ्यू, या उसके गुस्से को जाहिर करने का तरीका है, पता नहीं क्या है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, बीसी एडी बनेगा। अब देखिए एक और आपके क्वेश्चन आया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। प्लेयर सेड वी कैन नॉट प्ले टुडे बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आज हम खेल नहीं सकते क्योंकि सुबह से बरसात हो रही है। ठीक है, अब आप देखिए जरा, वी कैन नॉट प्ले, इसका कुडंट होगा। एक तो आप यहां ये समझ लो, और हैज बीन का हैड बीन होगा। ये तो कंफर्म है। कुड नॉट प्ले दैट डे, टुडे का दैट डे होगा, ये भी सही है, इसको यहां समझ लो। कुड नॉट प्ले दैट डे बिकॉज इट हैज बीन रनिंग, ना रॉन्ग, क्योंकि आपने यहां हैज बीन दे दिया। प्लेयर सेड दैट ही कुड नॉट प्ले टुडे बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग, हाँ ये थोड़ा जम रहा है अभी, देखते हैं। प्लेयर सेड दे कुड नॉट प्ले दैट डे बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, एक तो यहां आ रहा है ही कुड और यहां दे कुड, जबकि यहां प्लेयर्स है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन भी काम नहीं करेगा। प्लेयर सेड दे कैन नॉट, अब कैन का कैन तो रहेगा नहीं, आंसर आपका बनेगा सी। क्या आंसर बनेगा, प्लेयर सेड दैट दे कुड नॉट प्ले दैट डे बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से बरसात हो रही इसलिए वो खेल नहीं सकते थे। पास्ट में बनेंगे दोनों। अगला बनाइए, इस वर्ड का हमें, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है निर्माण करना। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करके निर्माण करना। स्पेशली वर्ड आता है आपके शब्दों के लिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बना है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट में इसमें एक वर्ड है आपके एपिटोमाइज, इसका मतलब होता है सारांश निकालना, ब्रीफ करना, समराइज करने के लिए आता है ये। ठीक है, पर्सोनिफाई, किसी का मानवीकरण करना, बड़ा चढ़ा के मानव के रूप में बताना, ये भी आंसर नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट, एक्स्ट्रा होना। डिसअरेंज होता है फैलाना। कॉन्स्टिट्यूट होता है इकट्ठा करना, निर्माण करना, जोड़ना। डिसअरेंज होता है फैलाना, इसका मतलब होगा निर्माण करना, जोड़ना। तो आंसर क्या आएगा, डिसअरेंज आएगा, फैलाना, क्योंकि आप इसमें एंटोनिम मांग रहे हो, तो आंसर आपका बनेगा बी। 92 कह रहा है, एक वर्ड है, वन वर्ड, जिसको हमें क्या करना है भाई, एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और ऑपरेटिंग इन द एयर, वो चीज जो हवा में है या हवा में हो रही है। तो देखिए टेरेस्ट्रियल नहीं होगा, ये एक्चुअल में आसमान या अपर से रिलेटेड होता है या धरती के सपाट से होता है। आर्बोरियल वर्ड आता है, हु लिव्स इन ट्रीज, जो पेड़ों में रहता है। एक्वेटिक होता है जलचर, जो पानी में रहता है। एरियल होता है हवा से संबंधित, सीधी सी बात है। ये आपका आ गया रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है, तो आंसर आएगा एरियल। अगला वर्ड इसमें देखिए, आपको ढूंढना है इसमें स्पेलिंग सही कौन सी है या गलत कौन सी है। क्वांटिटेटिव का स्पेलिंग एक ही सही है, वो आपके सामने है, डी, बाकी सब रॉन्ग है, आप सब देख लीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, एक पैराजम्बल आपके सामने फिर से आ गया है, इस पैराजम्बल को एक बार हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, देखिए शुरुआत कहां से करें, ए बी डी, ए से शुरुआत कर सकते हैं, जरा दो देखना, टिल द फर्स्ट वीक अप्रैल सी हैड बीन, ये सी कौन है, कौन, सी पहले वाक्य में नहीं आ सकता, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं आ सकता, तो मतलब ए आपका आंसर नहीं है, काट दीजिए। टेक फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे अगर लिया जाए, ध्यान दीजिए फॉर इंस्टेंस से वाक्य शुरू नहीं होगा, उदाहरण किसका दे रहे हो पहले आपको ये बताना पड़ेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। मतलब शुरुआत आपके किससे होगी, डी से होगी दोस्तों। ठीक है, अच्छा सी से तो ऑप्शन भी नहीं है, होता भी नहीं। डी से शुरू करते हैं, मैनी इन चेन्नई आर डूइंग देयर बिट टू मेक श्योर, कई लोग चेन्नई में, कई लोग क्या कर रहे हैं, देयर बिट, अपना जितना हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं, क्या करने के लिए, मेक श्योर, ये श्योर करने के लिए, दैट द सिटीज स्ट्रेज, स्ट्रेज होते हैं आवारा, स्ट्रेज होते हैं आवारा, या आवारा कुत्तों की बात हो रही है, आवारा पशुओं की बात हो रही होगी, ठीक है ना, दोनों चीजें। डू नॉट स्टार्व ड्यूरिंग द लॉकडाउन, कि जो आवारा पशु है या कुत्ते हैं, अब पता नहीं किसकी बात हो रही है, आगे होगा। स्टार्व होता है भूखे मरना, भूखे ना मरे, लॉकडाउन के दौरान भूखे ना मरे, ठीक है ना। स्ट्रेज होते हैं आवारा, आवारा पशुओं के लिए आएगा, कुत्तों के लिए आएगा। अब डी के बाद एक में सी आ रहा है, एक में बी आ रहा है,
सम आर टेकिंग ए लिटिल मोर इनिशिएटिव देन मोस्ट। अब देखो डी के बाद बी नहीं आएगा क्योंकि उदाहरण आप बी में बाद में दोगे, पहले सी बताओगे। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा इनिशिएटिव अच्छे कदम उठा रहे हैं, वो कुछ लोग कौन है, उनमें से एक है पूजा। तो सीधी बात है डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा भी दोस्तों। क्या आएगा, सी, क्योंकि डी बी आप कर रहे हो फिर सी नहीं आएगा। क्योंकि देखो एक चीज और ध्यान रखना है, टेक फॉर इंस्टेंस पूजा परमेश्वरन ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एट वन ऑफ द सिटीज लीडिंग होटल, और इसके जस्ट बाद ए आएगा क्योंकि बात कर रही है सी की, तो दोनों के बीच में आ ही नहीं सकता, ये सी ये वाला सी, तो बी ए एक साथ आएंगे, तो सीधी बात है आंसर आपका यही बनेगा। आप बना के देख लो, यही आंसर बन रहा है। क्लियर, डीसी बी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो जरा इसको देखिए, एक आपके एरर का क्वेश्चन है, येट अनदर वल्नरेबिलिटी हैव बीन फाउंड इन व्हाट्सएप। देखिए अनदर वल्नरेबिलिटी, अनदर आ रहा है तो ये सिंगुलर नाउन है। वल्नरेबिलिटी होता है जिसको शिकार बनाया जा सके, कमजोरी, और जब कमजोरी सिंगुलर है तो हैव की जगह क्या आना चाहिए, आपको यहां लगाना पड़ेगा हैज लगाना पड़ेगा, सॉरी। तो आंसर आपके सामने है, किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में आपके एरर है। अब आपके सामने क्लोजेस्ट आ गया दोस्तों, क्या आ गया है, क्लोजेस्ट आपके सामने आ गया है, इसकी अब हम बात करते हैं। न्यूयॉर्क टालेस्ट बिल्डिंग इज द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है, सबसे लंबी जो बिल्डिंग है वो टालेस्ट बिल्डिंग, वो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, विच स्टैंड्स ऑफ फिफ्थ एवेन्यू, जो कहां पे है, फिफ्थ एवेन्यू में है न्यूयॉर्क में, बिटवीन 33rd स्ट्रीट एंड 34th, 33वीं और 34वीं गली के बीच में है, ठीक है। इट वाज ऑन द साइट ऑफ द वॉल्डॉर्फ एस्टोरा होटल। इट वाज, अब बताइए क्या आएगा, या तो बिल्ट आएगा, बिल्ड आएगा नहीं, बिल्डिंग आएगा नहीं, या इरेक्टेड आएगा। अब देखो ये बनाई गई, अब जब आपने टाल की बात की है ना, किसकी बात की है, टाल की, तो इसका मतलब आप एक ही कह रहे हो कि एक बहुत लंबी चीज है, और जब लंबी चीज की बात कर रहे हो तो इसका मतलब उसको खड़ा किया गया, बनाया गया। और इरेक्टेड का मतलब होता है सीधा खड़ा करना। इरेक्टेड का मतलब क्या होता है, इरेक्ट होता है सीधा खड़ा करना। हालांकि बिल्डिंग ऐसी नहीं गिरी हुई थी उसको उठा दिया, ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन हमें इसमें मीनिंग ये मानना पड़ेगा, ये एक सिंबलिक मीनिंग है। तो आंसर क्या आएगा, इरेक्टेड आएगा भाई। तो फर्स्ट में हम आंसर क्या लगाएं, इरेक्टेड, इसको खड़ा किया गया ऑन द साइट ऑफ वर्ल्ड ऑफ एस्टोरा होटल एंड टुक 410 days at the rate of 4.12 floors a week complete। अब देखिए इसमें क्या आना चाहिए, टू कंप्लीट, वर्ब के बाद पहले टू ही आएगा भाई, वरना सब में आईएनजी आता। टू कंप्लीट, और कंप्लीट होने में इसने कितना टाइम लिया, इसने टाइम लिया भाई 410 दिन, ठीक है। द बिल्डिंग वाज ओपनड ऑन 1 May 1931 बाय रिमोट कंट्रोल, इसको रिमोट कंट्रोल से ओपन किया गया। व्हेन प्रेसिडेंट हर्बर्ट हू ए बटन, जब उन्होंने एक बटन को क्या किया भाई, देखिए जरा सीधी सी बात है, प्रेस्ड आएगा, जब उन्होंने एक बटन दबाया, रिमोट कंट्रोल का क्या दबाया, बटन, तो सीधी बात है इसमें आंसर क्या बनेगा दोस्तों, प्रेस्ड, जब उन्होंने एक बटन दबाया इन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग टावर्स 131 मीटर अबव ग्राउंड एंड मेजर्स 4.43 मीटर टू द टॉप ऑफ द टीवी टावर, ए फर्दर 16.7 मीटर इज बिलो ग्राउंड, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई लंबाई जो भी है। द स्पायर ऑन टॉप was designed as an airship morning mast। mast का मतलब होता है मस्तूल, जैसे कि मान लीजिए कोई जहाज का मस्तूल, जानते हो ना, वो कपड़ा लगा रहता है, ठीक है ना। बट आफ्टर ए जर्मन एयरशिप द हिडनबर्ग बर्न्ट एट दिस मॉर्निंग mast in New Jersey in 1973-37 द मस्ट वाज। अब दिक्कत क्या हुआ कि उस mast को यूज नहीं किया गया क्योंकि उसका एक सिंबल, मान लीजिए ये एक घटना हो गई, उसके बाद उसको एक शोक के तौर पर रोक दिया गया। तो वाज यूज्ड में देखिए फोर्थ में क्या बनेगा, ऑलवेज यूज्ड नहीं आएगा, नेवर यूज्ड, क्योंकि वहां पे वो जल गया तो उन्होंने कहा कि इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो इसमें बेटर मीनिंग आपका क्या बनेगा, वाज नेवर यूज्ड, ठीक है ना। फॉर मोर देन 40 years द एम्पायर स्टेट हेल्ड द एज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ऑफिसर अपार्टमेंट बिल्डिंग, एज द, ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का, एज द पोजीशन, एज द प्लेस, एज द रिकॉर्ड। तो सीधी बात है, यहां बात किसकी होगी, टाइटल नहीं होगा, रिकॉर्ड ही होगा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का इसके नाम रिकॉर्ड रहा है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा। क्लियर, ये आपका आज का पेपर था दोस्तों। अगले पेपर में मेंस में फिर हम अगले संडे को हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।